जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का चर्चा का विषय है गुप्त राजवंश और उसके तहत चंद्रगुप्त द्वितीय। चूंकि जेएसएससी टीजीटी के तहत याद रखिएगा आप सभी को चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का अध्ययन करना है, तो आज चंद्रगुप्त द्वितीय ही हमारा क्या है, चर्चा का विषय है। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्वी 275, ईस्वी 315, 350 या 375। याद रखिएगा श्री गुप्त के द्वारा 275 को जो है गुप्त राजवंश का स्थापना किया गया था। हालांकि श्री गुप्त के केवल 2 ही मोहरे प्राप्त होते हैं और इसके अगर वास्तविक संस्थापक का बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है 319 से में जो है इस राजवंश को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। वहीं 350 किसके हैं, तो समुद्रगुप्त के लिए 350 का समय काल है और चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए जो है समय काल कितना है, तो 375 का समय काल है। तो याद रखिएगा गुप्त राजवंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्री गुप्त माने जाते हैं, जिनकी केवल 2 ही मोहरे प्राप्त हुए जिन पर श्री गुप्त उल्लेखित है। बाद के जितने भी लेख है, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र, उन सब में श्री गुप्त का नाम हमें उल्लेखित नहीं प्राप्त होता है। इनमें श्री गुप्त के बाद के जो शासक है घटोत्कच के नाम प्राप्त होते हैं और गुप्त लेखों में भी घटोत्कच से ही जो है गुप्त वंश को क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। फिर भी याद रखिएगा गुप्त राजवंश के संस्थापन कौन है, तो श्री गुप्त जो है गुप्त राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम ज्ञात तिथि कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? किस प्रकार हम चंद्रगुप्त द्वितीय की जो तिथि है 375 से लेकर 415 उसके स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा उसके स्रोत है मथुरा स्तंभ लेख, जिसे लकुलिश मथुरा स्तंभ लेख भी कहा जाता है, जो कि पाशुपत संप्रदाय का एक बहुत बड़ा क्या है, लेख है। याद रखिएगा और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल का है और इसी लेख से हमें सूचना प्राप्त होता है कि गुप्त संवत 61 या 380 ईस्वी का समय प्राप्त होता है और ये लेख चंद्रगुप्त के 5वें वर्ष में क्या किया गया था ना, इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय काल प्राप्त होता है वो 375। वहीं बिलसद अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम का है और यहां से हमें उसका समय काल 415 प्राप्त हो रहा है। तो हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय काल है वो 315 से लेकर क्या है 375 से लेकर 415 तक है। ठीक है, याद रखिएगा मथुरा स्तंभ लेख के बारे में अगर हम कहेंगे तो मथुरा स्तंभ लेख का सफलतम जो पब्लिकेशन किया गया था वो डीआर भंडारकर महोदय के द्वारा जो है 1932 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की और। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कुछ है। निम्न में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त होती है? मूल रूप से उत्तर पश्चिम के या पश्चिम भारत के शकों के उन्मूलन के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किया जाता है या उन्हें लेखों में सकारी भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि ऐसे तो गुप्ता रिकॉर्ड्स में भी उनके लिए विक्रमादित्य शब्द का जो है उपाधि दिया गया है। फिर भी अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सूपिया अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त का है और जो कि 460 ईस्वी का है, यहाँ से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए जो है कौन सी उपाधि प्राप्त होती है, तो विक्रमादित्य शब्द प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के भी नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा और हमारे पास क्या है ना, महरौली लोह स्तंभ से हमें क्या प्राप्त होता है ना, चंद्र शब्द का नाम उल्लेखित प्राप्त होता है और इसके साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धव थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि पूना ताम्रपत्र से याद रखिएगा देवगुप्त की उपाधि प्राप्त होती है या देवश्री की उपाधि जो है हमें प्राप्त हो रहा है। वहीं सांची अभिलेख से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो सांची अभिलेख से हमें देवराज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए अलग अलग जो है क्या है उपाधियां हैं। एक तो विक्रमादित्य जो कि काफी क्या है चर्चित है, इसके अलावा देवराज, देवश्री और साथ में क्या है ना देवगुप्त की उपाधि भी हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए और साथ में दिल्ली आयरन पिलर से हमें कौन सा नाम प्राप्त हो रहा है, चंद्र या धव नाम प्राप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
निम्न में से किस स्रोत से ज्ञात होता है कि ध्रुवस्वामिनी का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ है? ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान महिषी थी या प्रधान रानी थे, और इसके लिए हमारे पास एकमात्र जो सोर्सेस है वो क्या है, बसार सील पत्र है, जो कि याद रखिएगा, जो कि किसका है ना, गोविंद गुप्त का है। और यहाँ से हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि ध्रुवस्वामिनी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे ना, प्रधान महिषी या प्रधान रानी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्रोत के आधार पर प्रथम बार रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुवस्वामिनी का संबंध प्राप्त होता है? ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है शासक आए वो कौन थे ना, रामगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। लेकिन उसी समय शकों का आक्रमण हो जाता है और रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को वहां भेजना रहता है। तभी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है ध्रुवस्वामिनी का रूप लेकर के उस शकों का जो है हत्या कर दिया जाता है। और इस प्रकार एक नाटक जो है, इस नाटक का सोर्सेस क्या है, ये जो नाटक का सोर्सेस है, याद रखिए इस घटना का सोर्सेस है वो है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम से ही प्रथम बार या विशाख दत्त के द्वारा ही प्रथम बार यह सूचना प्रदान किया जाता है कि रामगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले ही क्या बनता है ना, गुप्त वंश का सम्राट बनता है। हालांकि उसे बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मार दिया जाता है। देवी चंद्रगुप्तम मूल रूप से जो है लॉस्ट हो चुका है, वो अभी है नहीं, लेकिन इसके जो फ्रेगमेंट कह सकते हैं या टुकड़ों जो है हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, नाट्य दर्पण से प्राप्त होते हैं। नाट्य धर्म के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा गुणचंद्र रामचंद्र जो है नाट्य दर्पण के रचनाकार माने जाते हैं। इसके साथ साथ भोज के श्रृंगार प्रकाश, परमार शासक भोज के श्रृंगार प्रकाश से भी हमें जो है इसी घटना अर्थात चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी या रामगुप्त के मध्य जो संबंधों की जो घटना है उसका भी हमें क्या प्राप्त होता है ना, इस घटना का जो है जिक्र हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अबुल हसन अली के 11वीं सदी के राइटर है मुजवल उल तवारीख से हमें जो है इसी घटना की 2 कॉपी अर्थात देवी चंद्रगुप्तम के जो प्ले हैं, जो नाटक, उनके जो 2 किरदार हैं मुख्य रूप से रामगुप्त और चंद्रगुप्त के लिए जो है यहाँ रवाल और बरखरमरीस नाम के 2 घटनाओं का, 2 भाइयों का क्या किया गया, जिक्र किया गया है और उस पर इसी देवी चंद्रगुप्तम को उकेरा गया है। तो इस प्रकार देवी चंद्रगुप्तम फिलहाल तो उपस्थित नहीं है, लेकिन हमें नाट्य दर्पण, इसके साथ साथ भोज के श्रृंगार प्रकाश और मुजमल उल तारीख जो कि अबुल हसन अली का लिखा हुआ है, यहां से हमें देवी चंद्रगुप्तम के बारे में जो है और इसके जो नाटक की जो घटना है उसके बारे में सूचना प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्रोत से चंद्रगुप्त द्वितीय एवं नाग वंशों के मध्य जो है संबंधों की सूचना प्राप्त होती है? सांची अभिलेख, पूना ताम्रपत्र, मेहरौली लोह स्तंभ या सूफी अभिलेख? इसका उत्तर होगा पूना ताम्रपत्र, जो कि प्रभावती गुप्ता का है। याद रखिएगा, प्रभावती गुप्त स्वयं को जो है नाग कुल भूता अपने माता के लिए वो कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो नाग कुल संभूता इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने वैदेशिक नीति के तहत जो है अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है नाग वंश से संबंध जोड़ा था और कुबेर नागा से उनका विवाह हुआ था। और पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्त स्वयं को क्या बता रहा है ना, वो नाग कुल सुंभता की क्या है ना, पुत्री है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और नाग वंशों की जो संबंधों की सूचना हमें प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होता है, तो पूना ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी वैदेशिक नीति के तहत जो है सर्वप्रथम किस वंश के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जो उन्होंने नाग वंश के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उसके बाद अपने पुत्र और पुत्री का जो है विवाह किया ना, उन्होंने वाकाटक वंश और कदम वंश के साथ किया था। तो इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से हमें प्राप्त हो रहा है कि उनका जो संबंध है या उनका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, तो नाग वंश के कुबेर नागा के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ हुआ? बिंदु शक्ति के साथ हुआ या प्रवरसेन प्रथम के साथ हुआ या रुद्रसेन या रुद्रसेन द्वितीय? इसका उत्तर याद रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो बिंदु शक्ति जो है वाकाटक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद प्रवरसेन प्रथम ने जो है इस वंश का विस्तार किया था, अर्थात वाकाटक वंश का विस्तार किया था। वाकाटक वंश की उत्पत्ति
उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दक्कन के अर्थात दक्कन के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक जो है सातवाहन थे। सातवाहनों के बाद जो है वाकाटक, कदम और गंग, चोल, पांड्य वंशों का उदय होता है। तो प्रवरसेन प्रथम जो है इस वंश के महान शासकों में से एक थे और उनके बाद जो है पृथ्वीसेन, और पृथ्वीसेन के जो पुत्र थे वो रुद्रसेन द्वितीय थे। और रुद्रसेन द्वितीय के साथ ही विवाह हुआ था किसका? प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था, जिसका मृत्यु कब हो जाता है? तो जिसका मृत्यु याद रखिएगा 385 में जिसका मृत्यु हो जाता है। अर्थात केवल 5 वर्षों के लिए ही जो है 5 वर्ष ही वो क्या बन पाते हैं ना, शासन कर पाते हैं। और उसके बाद वाकाटक वंश जो है वो प्रभावती गुप्त के हाथों में आ जाता है और वहाँ के संरक्षिका के तौर पर वो क्या करते हैं ना, 20 वर्षों तक जो है अपना शासन चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं। याद रखिएगा कि प्रवरसेन द्वितीय जो है वो प्रभावती गुप्त की पुत्र था और जिन्होंने सेतु बंद लिखा था, जो कि महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ गाथा सप्तशती में भी हमें प्रवरसेन द्वितीय के बारे में जो है सूचना प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वैदेशिक नीति के तहत चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह निम्न में से किस शासक के पुत्री के साथ किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह जो है काकुत्स वर्मन के साथ किया था, काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ किया था। अर्थात कदम वंशों की जो रानी थी, कदम वंश के जो राजकुमारी थी, उनके साथ ये विवाह हुआ था। और वो किसके पुत्री थे? तो वो काकुत्स वर्मन के पुत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तालगुंडी अभिलेख से निम्न में से किस समूह से संबंधित है? अर्थात तालगुंडी अभिलेख से हमें कौन सी सूचना प्राप्त होती है? क्या ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी से संबंधित है, समुद्रगुप्त या दत्त देवी से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय या ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है, कुमारगुप्त प्रथम या कदम राजकुमारी से संबंधित है? याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम और कदम राजकुमारी से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ जो है कुमारगुप्त प्रथम का विवाह करा दिया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल के दौरान। और इसी सूचना का स्रोत कहते हैं, इसी सूचना का स्रोत है तालगुंडी का अभिलेख, जहां से हमें यह सूचना प्राप्त हो रहा है कि कदम राजकुमारी के साथ जो है विवाह हुआ था। किसका? तो कुमारगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किसे कुंतल सम्राट के दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है काकुत्स वर्मन के दरबार में, या कहें कि कुंतल सम्राट के दरबार में किसे भेजा गया था? अपने नवरत्नों में से एक को उन्होंने भेजा था। तो क्या होगा इसका उत्तर? याद रखिए, इसका उत्तर होगा कालिदास को उन्होंने भेजा था। इस घटना का जो स्रोत है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? तो राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश से हमें ये घटना का सोर्सेस प्राप्त होता है। इसके अलावा क्षेमेंद्र के औचित्य वीराचार्य से भी हमें ये सोर्सेस प्राप्त होता है कि कालिदास को कुंतल क्षेत्र में भेजा जाता है और कुंतल सम्राट के दरबार की सूचना है वो लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जो साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर ही छोड़ दिया है। तो इस प्रकार हम ये समझ पा रहे हैं कि प्रभावती गुप्त का जो है वाकाटक वंशों पर अधिकार हो जाना और इसके साथ साथ कुमारगुप्त प्रथम का विवाह हो जाने के बाद कदम वंशों पर भी जो है किसका प्रभाव था? तो चंद्रगुप्त का ही प्रभाव था। और इन दोनों वंशों की सहायता से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के शकों का उन्मूलन किया था और उन्होंने स्वयं के लिए जो है सकारी जैसे उपाधियां धारण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किस स्रोत से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम स्थित शकों पर विजय प्राप्त किया था? अर्थात पश्चिम में जो शक थे, जैसा कि आपने देखा कि देवी चंद्रगुप्तम से हमें यह प्राप्त हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व जो है रामगुप्त रहते हैं और रामगुप्त के जो वाइफ पत्नी थे वो ध्रुव स्वामिनी थे। शकों का आक्रमण उस समय हुआ था और ध्रुव स्वामिनी को वहां भेजना था, लेकिन उसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है भेष बदल करके वहां जाया जाता और शकों का उन्मूलन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार शक जो है पूर्ण रूप से जो है उन्मूलित नहीं हुए थे। इससे पूर्व हमें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो कि समुद्रगुप्त का है, वहां भी हमें जो है शकों के बारे में नाम प्राप्त होता है। तो उन्होंने जो है शकों से उपहार प्राप्त किया था, लेकिन उनका पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं किया गया था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में एक बहुत बड़ा समस्या बनकर के उभरा था। तो इसके सोर्सेस क्या है? याद रखिएगा, वीरसेन सैव का जो लेख है वो उदयगिरी से प्राप्त होता है। आम्रकार्दव का जो लेख है वो सांची से हमें प्राप्त हो रहा है। सनकानिक महाराज का जो लेख है वो हमें उदयगिरी से ही प्राप्त हो रहा है। तो उपरोक्त सभी से हमें यह सूचना प्राप्त होता है कि उन्होंने सेंट्रल इंडिया या पूर्वी मालवा के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था और शकों का उन्मूलन किया था और इसके बाद ही उन्होंने जो है सकारी की उपाधि को धारण किया था।
इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी शकों का उन्मूलन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि याद रखिएगा भड़ोच के जो बंदरगाह है, भड़ोच के बंदरगाह पर जो है पहुंच जो है या नियंत्रण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का हो गया। ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, याद रखिएगा शुरू से ही हम कह सकते हैं या मौर्य काल से ही, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे। तो इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के क्षेत्र विस्तार के तहत जो है उन्होंने शकों का उन्मूलन करना बहुत आवश्यक था। तो इन तीनों स्रोतों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है शकों का उन्मूलन किया गया था और उन्होंने शकारी की उपाधि या विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किए थे। चलिए, उदयगिरी के किस गुफा से संधि विग्रह वीरसेन शैव का लेख प्राप्त होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि उदयगिरी के लेख से हमें क्या प्राप्त होता है ना, वीरसेन शैव का जो एक लेख प्राप्त होता है, जहां हमें यह ज्ञात होता है कि वीरसेन शैव जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने के लिए सेंट्रल इंडिया या पूर्वी मालवा में आया था। उदयगिरी के जो लेख है वो याद रखिएगा, वो मूल रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल का है और यहाँ 20 हमें क्या प्राप्त होते हैं, गुफाएं प्राप्त होते हैं, जिनमें अलग अलग गुफाओं में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल के क्या है इंस्क्रिप्शंस और लेख प्राप्त होते हैं, जो कि उनके ऑफिसर्स द्वारा जो है बनाए गए थे। चलिए तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है उदयगिरी की किस गुफा से हमें जो है संधि विग्रह वीरसेन शैव का लेख प्राप्त होता है? वीरसेन शैव उसका प्रधान सचिव था। चलिए, तो गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 7, गुफा संख्या 8 या गुफा संख्या 9? याद रखिएगा, गुफा संख्या 8 से हमें यह सूचना प्राप्त होता है वीरसेन शैव जो कि पाटलिपुत्र का निवासी है, वो लॉजिक का या वो बुद्धि का, इसके साथ साथ वो क्या एक पोइट्री है, अर्थात वो एक कवि है, यह सूचना प्राप्त हो। इसके साथ साथ ये भी सूचना प्राप्त हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए जो है सेंट्रल इंडिया पर जो उन्होंने क्या किया था ना, आक्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ केव नंबर 6 से, हालांकि याद रखिएगा गुफा संख्या 8 से हमें किसी भी समय काल या तिथि जो है हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ये तिथि हमें गुफा संख्या जो है 6 से प्राप्त हो रहा है, जहां ये 82 गुप्त संवत 82 हमें प्राप्त हो रहा है या 401 ईस्वी कहा जा रहा है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय एवं वीरसेन के उदयगिरी में भ्रमण काल को सूचित करता है। ठीक है, ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और वीरसेन के द्वारा यहां भ्रमण किया गया था। वहीं गुफा संख्या 8 में हमें वीरसेन के क्या मिल रहे हैं ना, वीरसेन के लेख प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर ऑल सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के हैं या जेपीएससी के हैं या भारत के डिफरेंट स्टेट सर्विस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है उदयगिरी के किस गुफा से चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु के वरा अवतार की पूजा या रिलीफ मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्मावलंबी थे। उन्होंने जो है विष्णु के वरा अवतार को जो है पूजा करते हुए जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, रिलीफ मूर्तियां प्राप्त हो रही है। कहां से? तो उदयगिरी के गुफाओं से प्राप्त हो रहा है। और ये गुफा संख्या 5 से जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, वरा अवतार के रूप में जो है विष्णु की पूजा अर्चना किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो वीरसेन शैव और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा। इसके साथ साथ गुफा संख्या 4 जो है इसे वीना गुफा कहा जाता है और ये नाम इसे किसने दिया था? तो कनिंघम के द्वारा जो है दिया गया था। उदयगिरी गुफा के बारे में अगर हम बात करें तो उदयगिरी गुफा का प्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका प्रथम अध्ययन किया गया था 1870 में। उन्होंने ही जो है अलग अलग गुफाओं में के बारे में हमें जानकारी दिया है। हालांकि बाद में इसके बारे में ग्वालियर स्टेट में जो है बहुत कुछ कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वरा अवतार की पूजा अर्चना करते हुए वीरसेन शैव और चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए हमें कहां प्राप्त हो रहा है? तो गुफा संख्या 5 से हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयगिरी के किस गुफा से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय एवं वीरसेन शैव द्वारा जो है अंतशाही विष्णु की पूजा की रिलीफ मूर्तियां प्राप्त हुई है? इसके अलावा और भी कई हमें क्या है सोर्सेस है इसी गुफा से। एक ऐसा गुफा है जहां पर जो है अंतशाही विष्णु की सोई हुई अवस्था में अर्थात अंतशय अवस्था में है और वीरसेन शैव और साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय की तरफ वहां जो है हाथ जोड़कर पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो ये सूचना हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? तो याद रखिएगा गुफा संख्या 13 से जो है हमें ये
सूचना प्राप्त हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और वीरसेन सैव के द्वारा जो है विष्णु का क्या किया जा रहा है ना, पूजा अर्चना किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, उदयगिरी के किस गुफा से जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है? उदयगिरी के जो गुफाएं हैं वो मूल रूप से हिंदू और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। यहां 1 से लेकर 19 तक अगर हम बात करेंगे गुफाओं में, तो शैव धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म के जो है हमें क्या प्राप्त होना, प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। चूंकि वीरसेन स्वयं चंद्रगुप्त के जो प्रधान सचिव वो क्या था, एक शैव था, शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। चंद्रगुप्त स्वयं क्या था ना, उन्होंने विष्णुपद पर्वत या विष्णु ध्वज का स्थापना किया था, तो उन्होंने वो क्या थे ना, वैष्णव थे। तो हमें इन दोनों के जो है उदयगिरी गुफा में क्या मिलते हैं, लेख मिलते हैं। वहीं केव नंबर 20 से याद रखिएगा, केव नंबर 20 से हमें क्या मिल रहा है ना, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के हमें क्या प्राप्त हो रही है, मूर्तियां प्राप्त होते हैं। और वहां एक लेख भी प्राप्त होता है, 8 लाइन का एक लेख प्राप्त होता है, जहां लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर प्रशंसा पर यह लिखा गया और उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सभी के लिए जो है क्या किया है ना, व्यवस्था कर दिया है। तो इस प्रकार उदयगिरी के गुफा संख्या 20 से हमें जो है जैन धर्मों की सूचना भी प्राप्त होती है। हालांकि यहां हमें कोई बौद्धिस्ट साइट नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। उदयगिरी गुफा का संबंध निम्न में से किस समूह के साथ है? बौद्ध एवं हिंदू, जैन एवं हिंदू, बौद्ध एवं जैन, जैन एवं आजीविका। चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि गुफा संख्या 1 से लेकर 19 तक क्या है ना, यहां हमें वैष्णव धर्म और शैव संप्रदायों का क्या प्राप्त होता है ना, अलग अलग मूर्तियां और अलग अलग रिलीफ और इसके साथ साथ जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हो रहे हैं। वहीं जैन धर्मों के लिए हमें कब प्राप्त हो रहा है, तो गुफा संख्या 20 से हमें जो है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्तियां प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार यहां हमें जैन और हिंदू धर्म के क्या प्राप्त होते हैं ना, लेख और मूर्तियां प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्रोत से चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि चंद्र के साथ उसके बल्क विजय का अभियान का वर्णन किया गया है? सांची के अभिलेख, पूना ताम्रपत्र, मेहरुली लोह स्तंभ या सूफिया अभिलेख? याद रखिएगा, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली या मेहरुली लोह स्तंभ से हमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बंगाल के संघों पर विजय, इसके साथ साथ बल्क विजय, उत्तर पश्चिम भारत में जो बल्क थे, बल्क विजय या बैक्ट्रिया विजय के जो है हमें सूचना प्राप्त होता है। कहां से? मेहरुली लोह स्तंभ से। और कहा जाता है कि इस बल्क विजय के उपरांत इस मेहरुली लोह स्तंभ को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेहरुली लोह स्तंभ, इसका उत्तर होगा, जहां उसकी उपाधि चंद्र और उसके बल्क विजय का जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, संपूर्ण सूचना प्राप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। मेहरुली लोह स्तंभ लेखों का अध्ययन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? मेहरुली के जो लोह स्तंभ है वहां जो लेख लिखे गए हैं, उन लेखों का डेसिफेयर जो है प्रथम बार किसके द्वारा प्रयास किया गया? इलियट के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, टीएस बट के द्वारा या अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा? तो याद रखिएगा, विलियम इलियट के द्वारा जो है ये पहला प्रयास किया गया 1831 में। उन्होंने जो है एक प्रतिलिपि बनाई और इसे जेम्स प्रिंसेप को जो है समर्पित कर दिया। जेम्स प्रिंसेस ने 1834 में इसे जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आयरलैंड में इसका प्रकाशन किया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि इस पूर्ण सारे लेखों का ये पूर्ण प्रतिरूपण नहीं था। इसके बाद टीएस बैट के द्वारा जो है पुनः इस पर क्या किया गया ना, इसे इंक से अर्थात इन लेखों का फिर से जो है प्रतिलिपिकरण किया गया और फिर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1838 में किया गया, इसका प्रकाशन किया गया। तो अगर हम कहेंगे कि प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? विलियम इलियट के द्वारा, और बाद में जेम्स प्रिंसेप और टीएस बट भी इसके साथ जुड़े रहे। अलेक्जेंडर कनिंगम का संबंध याद रखिएगा उदयगिरी गुफा के साथ है, ना कि मेहरुली लोह स्तंभ के साथ इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किनके द्वारा मेहरुली के लोह स्तंभ से उल्लेखित चंद्र की उपाधि का सफलतम रूप से अध्ययन किया गया? अर्थात मेहरुली लोह स्तंभ में जो चंद्र शब्द है, उस शब्द का जो सफलतम प्रथम बार जो सफलतम अध्ययन किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? भगवान लाल इंद्र जी, रामचंद्र विट्ठल लाड जी, जॉन फ्लिट या आर बाला सुब्रमण्यम? तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र विट्ठल लाड जी, जिसे भावदजी लाड भी कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रयास याद रखिएगा फ्लीट, चूंकि आपने देखा कि सबसे पहले विलियम इलियट, जेम्स प्रिंसेप, टीएस बट के बाद जो है बाद के काम किसके द्वारा शुरू किए गए? तो भगवान लाल इंद्र जी के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया। और भगवान लाल इंद्र जी के बाद रामचंद्र विट्ठल लाड ने बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी में 1875 में जो है यह सूचना प्रकाशित किया कि यहां जो चंद्र शब्द है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए है, या उसका जो है प्रथम अध्ययन किया गया कि यहां क्या लिखा हुआ है ना, चंद्र लिखा गया है।
तो इस प्रकार चंद्रगुप्त का जो उपाधि वो चंद्र नाम हमें जो है प्रथम बार रामचंद्र विठल लाड जी के द्वारा ही इसका क्या क्या डेसिफर किया गया। ठीक है, इसके अलावा फ्लीट के द्वारा जो है 1888 में क्या गया ना, इसका एक क्रिटिकल एडिशन भी प्रकाशित किया गया था। किसका ना, इसी जो है मेहरुली लोह स्तंभ का जो है प्रकाशन किया गया था। बाद में याद रखिएगा सबसे मुख्य कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो बाद में आर बाला सुब्रमण्यम ने जो है मुख्य कार्य किया। उन्होंने दिल्ली के मेहरुली लोह स्तंभ पर जो लेख है उन लेखों का जो लिपि है उसे जो है उदयगिरी के लेखों के साथ जोड़ा और बताया कि ये गुप्त काल के ही लेख हैं। तो इन सभी ने जो है दिल्ली मेहरुली लोह स्तंभ पर जो है महत्वपूर्ण कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस बौद्ध को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रधान सचिव थे वो कौन थे, वीरसेन साहब सनकानिक महाराज वो क्या थे ना, वो पूर्वी मालवा के क्या थे ना, राज्यपाल थे। शिखर स्वामी क्या थे ना, शिखर स्वामी एक मंत्री था। आम्र कारदव, याद रखिएगा आम्र कारदव क्या था ना, वो बौद्ध था और उन्होंने एक बौद्ध गांव ईश्वर वासक गांव जो है दान दिया था। सांची महाविहार, सांची इंस्क्रिप्शन से हमें ये उल्लेख प्राप्त होता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के आर्य संघ को जो है 25 दिनार के साथ क्या दिया था ना, 25 दिनार के साथ साथ ईश्वर वासक ग्राम दान में दिया था, ताकि जो है बौद्ध संघों का या बौद्ध धर्म का सही प्रकार से परिपालन किया जा सके। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हमें वीरसेन साहब जो कि शैव धर्म से जुड़े हुए थे, आम्रकारदव जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते थे कि अलग अलग धर्मों को जो है जोड़ करके रखा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। यही कारण है गुप्त काल का स्वर्ण काल की जो परिभाषा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृत भाषा के व्याकरण प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो प्राकृत भाषा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वररुचि। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे वररुचि, और वररुचि को कई बार कात्यायन कहा जाता है। कात्यायन ने वर्तिका कोश का रचनाकार माने जाते हैं जो कि प्राचीन व्याकरण है। और इसके साथ साथ प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो वररुचि को ही माना जाता है। और ऐसा माना याद रखिएगा पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना किया गया है, पाणिनि के द्वारा उस अष्टाध्यायी में ही वररुचि के प्राकृत प्रकाश का भी हमें क्या प्राप्त होता है, स्रोत प्राप्त होता है, या कात्यायन के जो है वर्तिकार का भी हमें स्रोत प्राप्त होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन नीति प्रदीप के रचनाकार माने जाते हैं, शंकु, वारामिहिर, वररुचि या वेताल भट्ट। ये चारों के चारों जो है कौन थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। और याद रखिएगा वेताल भट्ट के द्वारा जो है नीति प्रदीप जो है कि 16 स्टैंजा का क्या है ना एक रचना है, और जिसे क्या नाम दिया गया ना, जिसे नीति प्रदीप नाम दिया गया। और इसे किसने निर्माण किया था, तो वेताल भट्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में क्या थे ना, चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। निम्न में से किसने जो है रोग निदान और वैद्य चिंतामणि के रचनाकार माने जाते हैं। रोग निदान ऑब्वियसली जो है इसके जो रचनाकार वो धन्वंतरी हैं, जो कि आयुर्वेद के भी क्या माने जाते हैं ना, ज्ञाता माने जाते हैं। और उनके द्वारा रोग निदान और वैद्य चिंतामणि के क्या है ना, उन्हें रचनाकार माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा घट कपर के द्वारा जो है घट कपर काव्य का रचना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। निम्न में से कौन पंचसिद्धांतिका, बृहत संहिता या बृहत जतका के क्या है रचनाकार माने जाते हैं, शंकु, वारामिहिर, वररुचि या वेताल भट्ट। तो इसका उत्तर याद रखिएगा वारामिहिर इसका उत्तर है। जिन्होंने पंचसिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जतिका के रचनाकार माने जाते हैं वो क्या थे ना, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और साथ में क्या थे ना, एस्ट्रोनॉमर थे। और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, नवरत्नों में से जो है एक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन ज्योतिर्विद वर्णा के रचनाकार है। ये ज्योतिर्विद वर्णा क्या है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त के दरबार में जो नवरत्न शब्द है, इस नवरत्नों की सूचना का जो स्रोत है वो ज्योतिर्विद वर्णा है। और इसके रचनाकार है कौन है, तो इसके रचनाकार याद रखिएगा कालिदास है। कालिदास के ही जो है लेखन है ज्योतिर्विद वर्णा, और इससे ही हमें जो है नवरत्नों की सूचना प्राप्त होती है। तो ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर 26 प्रश्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए लाया गया था। और आई होप कि ये सारे प्रश्न जो है यूपीएससी, इसके साथ साथ जेपीएससी एवं अदर स्टेट सर्विस जैसे बीपीएससी या छत्तीसगढ़ के लिए हम कह सकते हैं, या एमपीपीएससी के लिए कह सकते हैं, या यूपीपीएससी के लिए भी कह सकते हैं, विभिन्न स्टेट सर्विस के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।